नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रदीप अग्रवाल आज आपके सामने बेसिक सी प्रोग्रामिंग कंसेप्ट डिस्कस करने आया हूं। किसी भी प्रोग्रामिंग की रिक्वायरमेंट हमें क्यों होती है? जब कभी भी हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर को तैयार करने के लिए हमें एक बेसिक प्रोग्रामिंग की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पर हम बात करते हैं दो तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेनली हम लोग यूज करते हैं, लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज वो होती है जिसमें कि मशीन काम करती है, हाई लेवल लैंग्वेज वो होती है जिसमें कि यूजर काम करता है। जैसे सी प्लस प्लस, जावा, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज होती है। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा प्रोग्राम डिस्कस करते हैं ताकि आप सी प्रोग्राम को लिख पाए। तो किसी भी सी प्रोग्राम को बनाने के लिए सबसे पहले जब हम सी प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो वहां पर एक ये हेडर फाइल हमें इंक्लूड करनी पड़ती है, हैश इंक्लूड stdio.h। इसके बाद इस प्रोग्राम को लिखने के लिए हम लोग देते हैं मेन, MAIN। एक बात का ध्यान रखिएगा, सी प्रोग्रामिंग में जो कुछ भी हम यहाँ पर राइट करेंगे सब कुछ लो लेवल लैंग्वेज सब कुछ स्मॉल केस में आपको लिखना है, क्योंकि इस प्रोग्रामिंग में कोई भी कैपिटल लेटर आप प्रोग्राम बनाते समय नहीं लिख सकते हैं। ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है जिसमें कि सब कुछ आपको स्मॉल लेटर्स में लिखना है। बाय द वे, अगर मैं लिखता हूं और इसमें कोई कैपिटल लेटर आपको नजर आता है तो ये मान के चलिएगा कि वो कैपिटल लेटर नहीं है, स्मॉल लेटर है। तो एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं। देखिए, किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए एक बेसिक सा कंसेप्ट जो मैथमेटिक्स में आप यूज करते हैं वही कंसेप्ट हम लोग ले सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए हमें कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाना है, तो यहां पर बेसिकली हम इसको पढ़ेंगे a प्लस बी इज असाइन टू सी। दिस इज अ असाइनमेंट ऑपरेटर। क्योंकि सी प्रोग्रामिंग के अंदर ये वाला जो साइन होता है इसको इक्वल साइन बोलते हैं, जो कि इक्वलिटी को चेक करता है। तो इस असाइनमेंट साइन का यूज करते हुए जब भी हम इसको रीड करेंगे a प्लस बी असाइन टू सी। अब यहां पर एक मेन बात आती है कि a b c जो है ये वेरिएबल हम जब लेंगे तो इसमें किस तरह की वैल्यू हमें लेनी है। किस तरह की वैल्यू से क्या मतलब है कि हो सकता है वैल्यू हमारे पास 0 से लेकर 9 तक की हो सकता है वैल्यू हमारे पास पॉइंट में हो सकता है वैल्यू हमारी a से लेकर z तक की हो। इसको यहां पर बोला जाता है इंटीजर। इसको मैं लिख रहा हूं INT। इसको बोला जाता है इंटीजर। इसको बोला जाता है फ्लॉट। जब कभी भी हम पॉइंट वाली वैल्यू लेंगे तो इसको बोला जाएगा फ्लॉट, और इसको बोला जाएगा कैरेक्टर, CHAR, कैरेक्टर टाइप की वैल्यू। तो मेनली तीन तरह की वैल्यू हम यहाँ पर, तीन टाइप की वैल्यूज को हम यूज कर सकते हैं। अब सपोज करें इस स्टेटमेंट को हमें एग्जीक्यूट करना है, तो सपोज करें हमारे प्रोग्राम के अंदर ऐसा कोई नंबर नहीं आएगा जिसमें कि कोई पॉइंट वाला नंबर आने वाला है, तो हम इंटीजर वेरिएबल इसको मान लेते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर लिखा इंट, और क्योंकि हमें तीन वेरिएबल लेने पड़ेंगे, इंटीजर A, B और C। टर्मिनेशन, सी प्रोग्रामिंग के स्टेटमेंट को आपको टर्मिनेट करना पड़ता है। अब हमने यहाँ पर तीन वेरिएबल ले लिए। तीन वेरिएबल लेने से फायदा क्या हुआ, मेमोरी के अंदर तीन स्पेस क्रिएट हो गए, एक स्पेस A होगा, एक स्पेस B होगा, एक स्पेस C होगा। और इन स्पेस के अंदर किस तरह की वैल्यू आएगी, वो वैल्यू आप ले सकते हैं जिसमें कि कोई भी पॉइंट वाली वैल्यू नहीं हो। सी प्रोग्रामिंग में अगर आपको कोई भी मैसेज इनपुट करना है, मैसेज रीड करना है, तो उस केस में आप इसके लिए यूज करेंगे प्रिंट एफ। और यहां पर आपने मैसेज डाल दिया एंटर टू नंबर और ये टर्मिनेशन। ये मैसेज सिर्फ जब आप इस प्रोग्राम को रन करवाएंगे तो आपके सामने स्क्रीन पे शो होगा। तो आप चाहें तो ये मैसेज लिखें, नहीं लिखते हैं तो प्रोग्राम पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। अब ये जो वेरिएबल्स लिए इसके अंदर हमें कोई वैल्यू स्टोर करनी है। वैल्यू स्टोर करने के लिए हम लोग लगाते हैं स्कैन एफ। अब जब कभी भी हम इंटीजर टाइप की वैल्यू को रीड करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है परसेंटेज डी। फ्लॉट लेते हैं तो परसेंटेज एफ, और कैरेक्टर लेते हैं तो परसेंटेज सी या परसेंटेज एस। ये वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए हमें ये आइडेंटिफायर्स यूज करने पड़ते हैं। तो यहां पर हमें कितनी वैल्यू रीड करनी है, यहां पर हमें दो वैल्यू रीड करनी है। दोनों वैल्यू किस तरह की, इंटीजर टाइप की। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, परसेंटेज डी से। तो यहां पर दो परसेंटेज डी हमें मेंशन करने पड़ेंगे। पहला परसेंटेज डी रेफर करेगा ए को और दूसरा परसेंटेज डी रेफर करेगा बी को। यहां पर हमने लगाया एड्रेस, M% इज एड्रेस साइन। मतलब मेमोरी में जो भी ए का एड्रेस होगा वहां पर जो भी पहली वैल्यू देंगे, और वो वैल्यू कैसी होगी, इंटीजर टाइप की, उसी वैल्यू को वो रीड करेगा और ए नाम की लोकेशन पर रिजर्व कर देगा। सेम इसी तरह से सेकंड वैल्यू का जो नाम होगा वो बी होगा, जो भी मेमोरी में बी का एड्रेस, क्योंकि जब हमने वेरिएबल लिए यहाँ पर दो वेरिएबल क्रिएट हो चुके हैं, मेमोरी में स्पेस बन चुका है, तो ये सेकंड वेरिएबल कहां पर स्टोर होगा, बी के पास।
अब इसको हमें काम में लेना है, तो हमने लिख दिया a प्लस बी इज असाइन टू c। यहां पर इन दोनों वैल्यू का एडिशन हुआ और एडिशन होके कहां चला गया, c के अंदर। अब हमें इसको c को प्रिंट करना है, तो वापस प्रिंट करने के लिए हमने यहां पर यूज किया प्रिंट एफ, और ये वैल्यू कैसी है, इंटीजर टाइप की वैल्यू है और इसका नाम क्या है, c। ये हमने लिखा और इसको हमने यहां पर क्लोज कर दिया। ये एक छोटा सा प्रोग्राम आपके सामने बनके तैयार हो गया जिसमें हमने दो वैल्यू का एडिशन किया है। इसी तरह से इस प्रोग्राम में अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ यहाँ पर एक साइन चेंज करना है। अगर एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से माइनस करना है तो सिर्फ यहाँ पर माइनस का साइन लगाना है। अब प्रॉब्लम आती है कि सपोज करें हम इसको डिवाइड करना चाहते हैं, ये डिवीजन साइन है। जब भी हम किसी वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो एक प्रॉब्लम आती है कि हो सकता है इसके अंदर जो भी आंसर आने वाला है वो पॉइंट में आए। ऐसे केस में क्या करेंगे, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर 0 से लेकर 9 तक की कोई वैल्यू तो उसको क्या कहा जाएगा, इंटीजर। इसी तरह से अगर कोई वैल्यू पॉइंट में आती है तो इसको क्या बोला जाएगा, फ्लॉट। अगर हमें लगता है कि हमारे प्रोग्राम में फ्लॉट टाइप की वैल्यू आ सकती है, पॉइंट वाला नंबर आ सकता है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, इसको लिख देंगे फ्लॉट, FLOAT, फ्लॉट। अब इसको रिप्रेजेंट किसी किया जाता है, परसेंटेज एफ से, तो यहां पर ये चेंज कर देंगे, आप क्या लगा देंगे, परसेंटेज एफ। सेम, क्योंकि सी कैसा वेरिएबल है, फ्लॉट टाइप का, तो यहां पर भी क्या लगा देंगे, परसेंटेज एफ। तो जब कभी भी हमें लगता है कि हमारे प्रोग्राम में कोई पॉइंट वाली वैल्यू यूज कर सकते हैं या पॉइंट वाला कोई आंसर आपको आ सकता है, तो इस केस में वेरिएबल को हमेशा हम फ्लॉट लिखेंगे। तो किसी भी तरह की पॉइंट वाली वैल्यू को भी हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए बच्चों, यहां पर कोई भी स्टेटमेंट, मैथमेटिकल स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं। अगर आपके पास मान लीजिए 3 वैल्यू होती या 4 वैल्यू होती, तो सिंपली आपको चेंज क्या करना है, सबसे पहले आपको इनपुट लेना। सपोज करें हम कोशिश करते हैं किसी एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से डिवाइड करना है और तीसरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, तो ऑब्वियस सी बात है जब भी डिवीजन की बात आ गई तो मतलब वेरिएबल कैसा होगा आपका, फ्लॉट टाइप का। अब हमें 4 वेरिएबल चाहिए तो हमने एक वेरिएबल यहां पर और बढ़ा दिया। अब दिख रहा है आपको कि यहां पर 3 नंबर लेने पड़ेंगे, तो 3 नंबर हमने कर दिया, एंटर 3 नंबर। सेम इसी तरह से हमें वैल्यू भी कितनी रीड करनी पड़ेगी, यहां पर 3 रीड करनी पड़ेगी, तो 3 बार परसेंट एफ हमने लिया और एक वेरिएबल हमने यहां पर और ऐड कर दिया, एड्रेस ऑफ सी। अब हम करने जा रहे हैं, एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से डिवाइड करना है और तीसरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। यहां पर हम ले लेते हैं डी, ये टर्मिनेशन का साइन है। अब यहां पर एक प्रॉब्लम आती है, इसको सी प्रोग्रामिंग में बोलते हैं प्रेसिडेंसी और एसोसिएटिव रूल, जिसको नॉर्मल मैथ्स में आप लोग बोल देते हैं बोर्ड मास। तो यहां पर जब भी आप कैलकुलेट करेंगे, आप कोशिश करें कि वैल्यू को सेपरेट करने के लिए बोर्ड मास में जो बी होता है, बी बोले तो ब्रैकेट्स, इस वैल्यू को आप ब्रैकेट में एनक्लोज कर दें, तो इससे आपके आंसर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इस पर्टिकुलर केस में कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा कहना मुश्किल है, लेकिन सपोज करें आपके पास कोई ऐसी वैल्यू है a प्लस बी मल्टीप्लाई सी डिवाइड बाई डी माइनस ई, इस केस में आपके आंसर पर इफेक्ट पड़ सकता है। तो ऐसी प्रॉब्लम से बचने के लिए हम इसको हमेशा ब्रैकेट्स में बंद कर देंगे, तो इससे क्या होगा, हमारे ओवरऑल आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो बच्चों, एक छोटा सा बेसिक प्रोग्राम मैंने बनाया है, इसको पहले आप लोग ट्राई कीजिए, इसको देखिए, इसको हम किस तरह से लिख पाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा कि इस तरह के प्रोग्राम को हम कैसे रन करवाते हैं। मुझे लगता है मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, आप इसको एक बार देखिएगा, देख के इस वीडियो को एक बार प्रैक्टिस करके देखिएगा। थैंक यू दोस्तों।